पाकिस्तान के अदालती ढांचे में एक बड़ी तब्दीली का फैसला हुआ है। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाई और फिर वफाकी आईनी अदालत का कयाम जो है वो अमल में लाया गया। वफाकी आईनी अदालत से भी ऊपर होगी, उसका चीफ जस्टिस कौन होगा। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम पे क्रिटिसाइज करती है, इन तरमीम के बाद पेंडिंग केसेस की क्या सूरत हाल है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान हुसैन। वैसे पाकिस्तान के अदालती ढांचे में एक बड़ी तब्दीली का फैसला हुआ है। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हुकूमत ने इस फैसले को तब्दील करके 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाई और फिर वफाकी आईनी अदालत का कयाम जो है वो अमल में लाया गया। अब ये जो अदालती ढांचे में एक और तब्दीली करने का फैसला किया गया है और उसके ज़रिए जो एक नई बड़ी अदालत जो कि वफाकी आईनी अदालत से भी ऊपर होगी, उसका चीफ जस्टिस कौन होगा, उसके जजेस कौन होंगे, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी दो बड़ी अहम और ख़ास खबरों से। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम पे क्रिटिसाइज करती है, एक्चुअली इन तरमीम के बाद पेंडिंग केसेस की क्या सूरत हाल है। जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स कैसे किया, जज की जानिब से जो फैसला दिया गया उससे तहरीक इंसाफ को क्या बड़ा झटका लगा है और वो मामला क्या था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जो इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को वकला रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नई हिकमत अमली, नया प्लान क्या है जो तरतीब दिया गया है। अगर हमारे पास प्रोग्राम के आखिर में वक्त हुआ तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की जो कंपेन शुरू हो चुकी है उस पर भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, लेकिन ये भी PTI से जुड़ी अहम खबर है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये नैरेटिव बनाया गया कि जब उनका एहतजाज डी चौक पहुंचा, जिना एवेन्यू पे PTI के मुजाहिरीन ने पड़ाव डाला हुआ था, तो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया उसमें 12 मात हुई PTI के कारकुनान की। 38 PTI के कारकुनान जख्मी हुए, सैकड़ों लापता हुए और हजारों जो है वो ट्रेसेबल नहीं थे। अब इस मामले पे जो एक पिटीशन बैरिस्टर गौर साहब ने इस्लामाबाद की अदालत में दायर की, कल का फैसला है, खबर आप तक पहुंच चुकी है कि वो दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ कार्रवाई, वफाकी वज़ीर अता तारड़ के खिलाफ, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया गया। हत्ता कि अदालत की तरफ से इन तमाम मुतलका अहम शख्सियात को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर इत्तलात व नशरियात को, वज़ीर दिफा को नोटिस किए गए थे। तो नोटिस के बावजूद ये दरख्वास्त क्यों खारिज की गई, इसकी चंद वजूहात जो कि फैसले में तहरीर कर दी गई हैं, वो वजूहात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जज अफजल मंजूका साहब ने 17 सफ़ात का फैसला तहरीर किया है। एक तो ये कहा गया कि ये दरख्वास्त जो कि 19 माह पहले PTI की जानिब से दायर की गई, इस दावे के दायर होने के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, 16 समातें होती हैं, 16 समातों में 13 इल्तवा जो है वो PTI लेती है, बैरिस्टर गौहर साहब लेते हैं। किस वजह पे लेते हैं, किस बुनियाद पे लेते हैं कि जो इब्तिदाई बयान कानूनी तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने दावे के सिलसिले में कि 26 नवंबर को ये सब कुछ हुआ था, वो बयान 19 माह गुजरने के बावजूद बैरिस्टर गौहर साहब ने जमा नहीं करवाया। अदालत के सामने वो बयान कलमबंद नहीं कराया गया और जज साहब ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जो कंप्लेनेंट हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो कहीं से भी इस वाक़ये के जिसके इल्ज़ामात वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के अरकान पे लगाए गए, उन्होंने ये नहीं लिखा अपनी एप्लीकेशन में कि वो इस अफसोसनाक वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं। जज साहब फैसले में लिखते हैं कि जो दावा दायर किया गया उसमें PTI की तरफ से ये क्लेम किया गया कि इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह अली मिन गंडापुर हैं, इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह उमर अयूब हैं, बुशरा बीबी साहबा हैं, लेकिन उन्हें भी कभी बतौर आई विटनेस अदालत के सामने नहीं लाया गया, उनका नाम गवाहों के तौर पर भी नहीं पेश किया गया।
نہ صرف یہ بلکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، مینا خان ہیں، موجودہ صوبائی کابینہ کے منسٹر ہیں، اس کے علاوہ باقی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی بات کی گئی، انہیں بھی بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا، بلکہ دعوے کے ساتھ گواہان کی باقاعدہ کوئی فہرست جمع نہیں کرائی گئی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے گئے، جو زخمی ہوئے ان کے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے گئے، جن کی اموات کا ذکر کیا گیا ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جمع نہیں کرائے گئے۔ اور پی ٹی آئی کا اگر یہ کہنا ہے کہ ادارے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، تو جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشن موجود تھا، قانونی راستہ موجود تھا کہ جو ان کے کارکنان جن کی موت کی بات کی گئی کہ انہیں ڈیڈ شوٹ کیا گیا، ان کی قبر کشائی کروا سکتے تھے مجسٹریٹ کو درخواست دائر کر کے، لیکن 19 ماہ گزرنے کے باوجود ایسی کوئی اپلیکیشن کسی متعلقہ مجسٹریٹ کو نہیں دی گئی۔ اور پھر جج صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ریکارڈ پہ ایسا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا جس کی بنیاد پہ وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کچھ اخباری تراشے پیش کیے گئے لیکن ویڈیو ایویڈنس بھی نہیں لایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ویڈیو ایویڈنس کے حوالے سے کوئی یو ایس بھی جمع نہیں کرائی گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف تو چھوٹا سا واقعہ اس کو ریکارڈ کر لیتی۔ تو جج صاحب نے کیا لکھا ہے، پی ٹی آئی کے الزامات، پی ٹی آئی کے نیریٹو کو کیسے جج صاحب نے، عدالت نے اٹھا کے کمرہ عدالت سے باہر پھینک دیا ہے کہ کوئی شواہد ہی نہیں جو الزامات آپ کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ تو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس سے اس فیصلے کے ذریعے جج افضل منجوکا صاحب نے فکس کر دیا ہے کہ ریکارڈ پہ ایسے کوئی ڈاکومنٹس، مناسب دستاویزات، مناسب شواہد ہے ہی نہیں جس پہ کارروائی کی جائے، تو لہٰذا ایسا دعویٰ جو ہے وہ ناقابل سماعت ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی حکمت عملی کی بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نے الزام لگایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے کہ پاناما کے اسکینڈل میں انہیں خاموشی اختیار کرنے کے لیے شہباز شریف نے 10 ارب کا آفر کیا ہے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے سپریم کورٹ نے اسی ڈیفیمیشن کے سوٹ میں عمران خان صاحب کا حق دفاع بحال کیا تھا کہ جائیں اپنا حق دفاع جو ہے متعلقہ ٹرائل کورٹ سے اویل کر لیں۔ اب اس حق دفاع پہ آنے کے بجائے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے جو لاہور کی اسپیشل کورٹ میں یلماز غنی صاحب کی عدالت میں پیش ہوتی ہے، ان کی طرف سے اب حق دفاع کی نہیں بلکہ عمران خان سے ملاقات کی بات کی جا رہی کہ کیس پر فردر پروسیڈ کرنے کے لیے، حق دفاع پر فردر پروسیس کرنے کے لیے ہماری پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ اب پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ جو آفر مجھے شہباز شریف صاحب نے کیا ہے اس کے شواہد موجود ہیں، اور یہ 2017 میں دعویٰ فائل کیا گیا تھا، آج 9 سال ہو چکے ہیں، کوئی ثبوت عمران خان صاحب نے نہیں دیا۔ اور اب جو ملاقات کے حوالے سے اپلیکیشن فائل کی گئی جس پر دلائل کے لیے عدالت نے 5 اگست کی تاریخ رکھی ہے، یہاں پر بھی لنگر آن اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کا ریکارڈ پہ ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں اپوزیشن میں ہوں، جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، نون لیگ کی حکومت تھی مرکز میں اور پنجاب میں 2013 کے بعد 2018 تک، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن کا کام صرف الزام لگانا ہے، ثبوت دینا اپوزیشن کا کام نہیں۔ جب اس الزام کو، اب قانون یہ کہتا ہے کہ جس کے خلاف الزام لگایا جائے وہ رد کر دے، وہ اس الزام کو مسترد کر دے، تو پھر شواہد دینا الزام لگانے والے کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ پھر برڈن آف پروف جو ہے تردید کے بعد شکایت کنندہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ لنگر آن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور فیصلہ نہ آ جائے۔ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان تحریک انصاف نیریٹو بناتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جب سے چارج سنبھالا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، ان سے پہلے قاضی فیصل صاحب تھے، انہوں نے جو جوڈیشل ریفارمز متعارف کرائیں، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، اس کے بعد جو آئینی عدالت بنی، جو سپریم کورٹ میں اور ملک بھر کی ہائی کورٹس اور ماتحت عدلیہ میں جو مقدمات کی تعداد تھی دسمبر 2024 میں وہ 23,40,000 تھے، اور سیاسی کیسز کی وجہ سے جو عام سائلین کے کیسز تھے وہ کارپٹ کے نیچے چلے جاتے تھے کیونکہ سیاسی کیسز ہی عدالتوں میں چل رہے ہوتے تھے۔ ججز کا جو وقت ہے وہ موسٹلی ان سیاسی کیسز کو سننے اور ان کو ڈیسائیڈ کرنے میں سرو ہو جاتا تھا، عام سائلین کے مقدمات نہیں لگتے تھے۔ اور اب دسمبر 2025 کی رپورٹ ہے کہ جب سے آئینی عدالت بنی ہے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، جو ملک بھر کی عدلیہ میں بشمول سپریم کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، تمام ہائی کورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ماتحت عدلیہ ملک بھر کی
1,40,000 केसेस की कमी वाक़या हुई है। जो 23,40,000 का बैकलॉग था वो कम होके 22,20,000 का हो चुका है। और इसी तरीके से अगर जुडिशियल रिफॉर्म चलती रही, जुडिशियल जो पॉलिसी बनाई गई है उस पर काम हुआ, तो ये नंबर मजीद भी अगले साल कम हो जाएगा, 1.5-2 लाख और मुकदमात कम हो जाएंगे। अब जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में बात की कि पाकिस्तान के अदालती ढांचे में तब्दीली का फैसला किया गया है, आईनी अदालत से एक बड़ी अदालत बनाई जाएगी। अब वो अदालत कौन सी होगी? वो अदालत होगी इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये अदालत कायम करने का फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान में जो आलमी ताजर आते हैं, जो आलमी ट्रेड पाकिस्तान से होती है, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसको पुरकशिश कैसे बनाया जाए, जो सरमायाकार हैं, जो ताजर हैं, जो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, उनका एतमाद कैसे बहाल किया जाए। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, तो हमें लिटिगेशन में खींच लिया जाता है। तो उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को, रिजर्वेशन को एड्रेस करने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, जिसमें तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, वजीर कानून मौजूद थे, जिसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी तिजारत को पुरकशिश बनाने के लिए, उसमें मावन का रोल अदा करने के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट बनाने का फैसला किया गया। और इस सिलसिले में लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने वफाकी हुकूमत को, पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करने की रिकमेंडेशन दी है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट अगर बनानी है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान में होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, सिर्फ वो मुकदमा सुने जाएंगे, बल्कि इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिकग्निशन यानी शनाख्त मिल जाती है, तो दुनिया के ममालिक भी अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी आलमी ट्रेड के हवाले से जो तनाज़ात होंगे उनका तस्वीर पाकिस्तान से करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए पहले आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आइन में आर्टिकल 212A जो है वो शामिल करना पड़ेगा, और आइनी तरमीम के बाद फिर वजारत कानून के ये सेटअप जो होगा इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये कैसे बनेगा, जजेस की स्ट्रेंथ कैसे होगी, क्या सिर्फ पाकिस्तानी जो साबिक रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, या जो प्रोमिनेंट लायर हैं उन्हें जज बनाया जाएगा, या फिर इंटरनेशनल अक़वाम आलम से भी, दुनिया के दीगर ममालिक से भी जो कानूनदान हैं, जो लीगल माइंड्स हैं, उन्हें भी इस कोर्ट में लाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब बिल बनेगा वजारत कानून के अम्ब्रेला के नीचे, उसमें ये सारा इसका सेटअप क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, इसके नीचे हायरार्की क्या होगी, क्योंकि डायरेक्टली तो इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट से रिव्यू नहीं किया जाएगा। जो लोकल ट्रेड के केसेस होंगे, इंटरनेशनल जो लोकल इन्वेस्टमेंट के केसेस होंगे पाकिस्तान के, वो निचली अदालतों से, जो कि स्पेशल ट्रेड कोर्ट बनाई जाएंगी, कमर्शियल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, वहां से चल के एक प्लेटफॉर्म के बाद या दूसरे प्लेटफॉर्म के बाद जो है वो इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। लेकिन ये चैनल ऐसे होंगे कि वहां पे केसेस जो है वो कई महीनों या सालों तक पेंडिंग नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि उनके फौरी हल होंगे, जिससे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जो कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, उनके जो रिजर्वेशन है वो इससे एड्रेस होंगे। और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, उसको बोझ करने के लिए, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रही है, जो कि आलमी मयार की एक आईनी अदालत होगी। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।